नमस्कार। आज हम याद कर रहे हैं अण्णा भाऊ साठे को। ये वर्ष अण्णा भाऊ साठे का जन्म शताब्दी वर्ष है। अण्णा भाऊ साठे न केवल एक मार्क्सवादी कार्यकर्ता थे, बल्कि बहुत ही प्रभावशील लोक कलाकार, संगठक और साहित्यकार भी थे। उन्होंने अपने बचपन से ही जातिगत ऊंच नीच और आर्थिक सामाजिक विषमता को बहुत गहराई से देखा और भोगा था। वे एक ऐसे मार्क्सवादी साहित्यकार हैं जिनकी रचनाओं में जाति वर्ग दोनों ही विषमताओं का तीव्र विरोध देखा जा सकता है। अण्णा भाऊ के कथा साहित्य के सभी चरित्र निडर, जुझारू और गतिमान होते हैं। वे बिना डगमगाए विद्रोह के लिए तनकर खड़े रहते हैं और अपने उद्देश्य में सफल होते हैं। अब भले ही हम इसे काल्पनिक यथार्थवाद कह लें, मगर ये श्रमशील मानव के उज्जवल जीवन के लिए चुना गया संघर्ष पथ है। जाल कहानी का हरीबा इसी की एक मिसाल है। आइए सुनते हैं अण्णा भाऊ साठे की कहानी जाल और देखें कैसे बना हरीबा मिसाल। महार अपनी औकात भूल गए हैं। पूरे गांव को मिलकर उन्हें मजा चखाना होगा, वरना ये महार जाति आग मूतेगी आग। ये कहते हुए दादा देशमुख पूरा गांव घुमाए। उसने महारों के खिलाफ चिंगारी सुलगा दी थी, जो अब आग का रूप ले रही थी। पूरा गांव गुस्से से पागल हो गया था। हर एक आदमी महारों को मजा चखाने की बात करने लगा था। महार बस्ती के एक एक तिनके को मैं उखाड़ फेंकूंगा या फिर मैं अपना दादा देशमुख नाम ही बदल दूंगा, दादा ने गरजते हुए कहा। अब छोटे बड़े सभी लोग चौपाल पर इकट्ठा हो गए। बज्जा रामोशी महारों को बुलाने के लिए उनके टोले में गया। गांव अब इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो चौपाल पर आएंगे, उन्हें पकड़कर पीटा जाएगा। हुआ यह था कि दादा देशमुख की हवेली पर मौत का साया मंडराया हुआ था। देशमुख का एक हट्टा कट्टा बैल 2 दिनों से बाड़ी में मरा पड़ा था। वो अकड़कर लोहे की तरह कड़ा हो गया था और उसकी आंखें कद्दू की तरह फूलकर बाहर आ गई थी और भंवरे जैसी बड़ी बड़ी मक्खियों ने भिन भिनाते हुए बैल को ढक लिया था। उस मरे हुए बैल को देखकर देशमुख के बीवी बच्चे हलाकान हो रहे थे, डरे हुए थे और दादा भी रुआंसा हो गया था। बैल मरने का दुख कम था, बल्कि ज्यादा दुख इस बात का था कि मरा हुआ बैल 2 दिनों से हवेली में ही पड़ा हुआ है। तो बुरी तरह चिढ़े हुए थे। इस दुर्दशा के लिए गरीब महारों का कुनबा जिम्मेदार था। महारों ने अचानक मरे हुए जानवरों को उठाना बंद कर दिया था। इसीलिए देशमुख महारों को गाली बक रहा था। उसने सबसे पहले कोटवार दत्ता पाटिल को भड़काया था। वो सबसे कहता फिर रहा था कि महारों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, अब इनके साथ जूता पैजारी होगी। ग्रामीण पुलिस का प्रतिनिधि दत्ता पाटिल कानून का सहारा लेकर महारों को सजा दिलवाने के लिए आतुर था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सोच रहा था कि महारों के आने के बाद वो क्या कहेगा, कैसे कहेगा। वो मनी मन थोड़ा अभ्यास भी कर रहा था। गुड़पाल शेट्टी उपस्थित ग्रामीणों के सामने महारों द्वारा किए गए अन्याय और उसके भावी परिणामों पर बड़ा चढ़ाकर बात कर रहा था। अगर महार पीछे नहीं हटे तो किस तरह समूचा गांव भ्रष्ट होकर महार बाड़े में बदल जाएगा, इस बात को जोर देकर
वो बार बार बता रहा था। देशमुख का मरा हुआ बैल सबकी आंखों में तैर रहा था। समूचा गांव सहमा हुआ था। उस बैल ने उन सबकी बुद्धि हर ली थी। वहां उपस्थित हर व्यक्ति यह सोच रहा था कि अगर उसके घर का जानवर गोठान में मर जाए तो क्या होगा। अपने नुकसान को फिलहाल वो भूल गए थे। जानवरों को अगर महार उठाकर नहीं ले गए तो उन्हें ही उठाकर ले जाना पड़ेगा। इस विचार से वो डरे हुए थे और यही कारण था कि उनका दिमाग खराब हो गया था और वो महारों के खिलाफ हो गए। जानवर मरा पड़ा है, उसकी मृतदेह के पास बैठकर भोजन कैसे किया जा सकता है, यह एकमात्र सवाल सभी लोगों के चेहरे पर झलक रहा था और वो क्रोधित हो रहे थे। गुंडा चालका अचानक उठकर बोला, देखो, इससे इनका मनोबल बढ़ेगा, ये सर पर चढ़ जाएंगे, इसलिए आज ही इनका इलाज जरूरी है, महारों की पिटाई। तभी पाटिल ने आंखें खोलकर कहा कि मतलब कि हमारे जानवर भले ही मर जाएं, मगर ये महार हमारे सर पर नहीं चढ़ने चाहिए, यही ना? हाँ, यही तो कह रहा हूं मैं, चालका ने सिर हिलाते हुए कहा। इस पूरे गांव में दत्ता पाटिल जितना समझदार आदमी कोई नहीं है। देखो, मेरी बात तुरंत समझ गया। अब आने दो महारों को, उन्हें बढ़िया मजा चखाते हैं। ये मजा चखाते में उसने थोड़ा सा जोर दिया, मतलब थोड़ा मजा लिया। अच्छा, खाना ही चाहिए। त्योरियां चढ़ाते हुए देशमुख ऊंची आवाज में बोला, अरे हमारे बड़े बूढ़े कह गए हैं कि सबको अपनी अपनी औकात में रहना चाहिए। अरे कुत्ते बिल्ली जानवर नहीं और मांग महार इंसान नहीं, मगर इन बदमाशों ने तो मेरे गोठान में बैल सड़वा दिया है। मेरे बाल बच्चे डर से कांप रहे हैं। बैल का मृत शरीर कभी भी पके हुए गूलर की तरह फट सकता है, मगर इन हरामखोरों को देखो, इनकी आंखें ही नहीं खुल रही। शांत शांत रहो, दत्ता पाटिल ने कहा। वैसे तो मैं सभी महारों को गोली चलाकर गूलर की तरह टपका सकता हूं, मगर मेरा बैल तो नहीं मरा ना। उसी समय महारों को बुलाने गया हुआ बज्जा रामोशी वो वापस लौटा। उसे अकेला देखकर देशमुख का पारा चढ़ गया। वो रामोशी पे फट पड़ा। अरे वो बच्चा, क्या कह रहे हैं महार? आ रहे हैं। रामोशी ने कहा। इस पर बढ़ई ने दबी आवाज में पूछा, ए नायक, महार लोग डर गए होंगे ना? वो क्यों डरेंगे? क्या उन्होंने कहीं डाका डाला है या सेंध लगाई है? हाँ, ये बात भी है, सच है ये बात। शंकर बढ़ई जरा फुसफुसाया। उसकी फुसफुसाहट सुनकर पांडु नाई ने चिढ़कर पूछा, क्या सच है रे शंकर? अब क्या हमारे बाप दादा मरे हुए ढोरों को उठाएंगे? नाई की ऊंची आवाज सुनकर पाटिल ने अपनी नजरें चारों ओर दौड़ाई और फिर धीरज बंधाते हुए उसने कहा, तुम लोग बेकार की बातें मत करो, जरा चुप बैठे रहो। तभी वो सारे महार आते हुए दिखाई दिए। ग्रामीणों ने देखकर खुसुर फुसुर करने लगे, इसे खंगार कर संभल कर बैठ गए और मारपीट के लिए तैयार होने लगे। सभी की नजरें महारों पे गड़ गईं। हरीवा महार को देखकर वे नजरें चुराने लगे। थोड़ा मतलब ऐसा समझ नहीं आया कि अब महार आकर बैठ गए। गांव वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे।
पाटिल शेट्या चाल का देशमुख, इन्होंने अपना सर ऊंचा किया। खुसर फुसर बढ़ने लगी। हाथ उठाकर पाटिल ने सबको शांत किया और बात शुरू की। हां, तुम्हारो क्या कहना है? तुम लोगों को यह बेवजह का तमाशा क्यों खड़ा किया है? क्या अब हम गांव वाले ढोर ढंगर पालना भी बंद कर दें? हरीबा ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, पालिए ना। जिसमें ढोर ढंगर पालने का गुर्दा है वो पाले। अरे सैकड़ों पाले। हम कौन होते हैं मना करने वाले? तू मना नहीं कर रहा है? पाटिल ने आगे पूछा। अबे सीधे बता, हमें ढोर डंगर पालने के लिए कहता है, मरे हुए ढोरों को उठाने से इनकार करता है। ये क्या मतलब है इसका? क्या बताऊं इसका मतलब? हरीबा ने कहा, अरे जानवर आपके, दूध आपका, बैल आपके, खेत जोतते हैं आपका, जब तक जिंदा हैं चारा आप खिलाते हैं, मर जाते हैं तब हम आपको याद आते हैं। हम आपके ढोर क्यों उठाएं? क्यों उठाएं? बालू महार ऐसा पाया उसको टोकते हुए आ गया है। पाटिल को बीच में रोकते हुए देशमुख ने गुस्से से पूछा, क्यों रे 30 मार खां? अगर ऐसा ही था तो अब तक तुम लोग मरे हुए जानवर क्यों उठाते थे? उठाते थे, कहां मना कर रहे? हरीबा ने कहा, मगर तब हमें समझ नहीं थी, अब हम समझ गए हैं। क्या समझ गया शाणे? क्या समझ गया है? शेट्टे ने आक्रामक होकर पूछा। अरे भगवान ने तुम लोगों को मरे हुए ढोरों को उठाने के लिए महार जाति में जन्म दिया है। अच्छा, हरीबा ने कहा। उसने अपना साहस संभाला और शेट्टे पे धावा बोल दिया। अरे किस भगवान ने हमें महार जाति में जन्म दिया है? अगर ऐसा है तो जाओ उसी भगवान से कहो वो आकर तुम्हारे ढोर डंगर उठाए। जाओ। हे भगवान, अरे सुन रहे हो तुम लोग? देशमुख ने चिल्लाते हुए कहा। सुन लो, सुन लो, ये महार कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। हरिया, तेरी ये हिम्मत। मैं सीधी बात कर रहा हूं, हरिया ने कहा। पाटिल गुर्राया। सीधे मुंह बात कर। कोई बात नहीं होगी, अपने अपने ढोर उठाओ, हम नहीं उठाएंगे। हरीबा ने सीधे कहा और उठकर अपनी बस्ती की ओर चलता बना। सभी महार उसके पीछे पीछे चले गए। वहां एकदम सन्नाटा छा गया और सब उन्हें जाते हुए देखते रहे। अब महारों की गर्मी ऐसे नहीं उतरेगी। कोई कड़ा उपाय करके ही इन्हें झुकाना पड़ेगा। इनका बहिष्कार करना पड़ेगा। इनकी नाकेबंदी करनी होगी। कोई भी महार या उनके ढोर डंगर खेत खलिहान में न घुसने पाए। अगर जानवर कहीं घुस जाए तो उसे कांजी हाउस में बंद कर दो और किसी भी महार को दुकान से सामान मत दो। सर्वसहमति से यही प्रस्ताव पारित हुआ और महारों को इस तरह के जाल में फांसने का निर्णय लेकर बैठक समाप्त हुई। वहीं से सब लोग दादा देशमुख की हवेली पर गए। 2 दिनों के अकड़े हुए बैल को देखकर योजना बनाई गई
20 नौकरों ने मिलकर बैल को हवेली के बाहर निकाला। एक बैलगाड़ी में जैसे तैसे उसे लादा और जंगल की ओर ले चले। आगे 10 नौकरों ने जाकर एक बड़ा गड्ढा खोदा, उसमें बैल को धकेल दिया। सब पसीना पसीना हो गए थे। उन्होंने उस पर मिट्टी डाली और जैसे तैसे गड्ढा पाटा और चैन की सांस ली। जो काम अब तक 4 महार मिलकर कर लेते थे, उसके लिए पूरे गांव को जुटना और थकना पड़ा। तब कहीं वो बैल ठिकाने लगा। गांव की सभा से लौटकर हरी महार अपनी बस्ती में आया और उसने गंभीर स्वर में आदेश दिया, केश्या, बाल्या, जरा कावडनी तो लाओ। केसु महार मरे हुए जानवर को खींचने वाली रस्सी और कावडनी लेकर आए। हरीबा ने फिर आदेश दिया, लकड़ी काटने की कुल्हाड़ी लाओ। बालू कुल्हाड़ी ले आया। उसने पूछा, क्या करना क्या है? यह है कुल्हाड़ी, बताइए। कावडनी को तोड़कर उसके बारीक टुकड़े कर दो। हरीबा के आदेश के अनुसार बालू ने कावडनी को चूर चूर कर दिया और उसे इकट्ठा कर हरीबा ने उस ढेर में आग लगा दी। निकलने वाली लपटों में ही रस्सी को भी डाल दिया। उसने कहा, इस कावडनी से हमारे बाप दादे जीवन भर मरे हुए ढोरों को खींचते रहे हैं। आज हमने वो कावडनी ही जला डाली है। आज से मरे हुए जानवर को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। भले ही हम एड़ी घिस घिस कर मर जाएं, मगर इज्जत की मौत मरेंगे। आज तक मरे हुए जानवर खींचते रहे, इसीलिए कुत्तों की जिंदगी जीते रहे। एक और समूचे गांव ने देशमुख के बैल को दफनाने में मदद की और दूसरी ओर मरे हुए ढोरों को खींचने की कावडनी महाराव ने हमेशा के लिए जला दी। उस दिन के बाद समूचे गांव की रंगत बदल गई थी। गांव के बड़े बड़े लोग महारों को नीचा दिखाने के लिए मौके की ताक में थे। वो इंतजार करने लगे कि कब महार जाल में फंसते हैं। महारों की पूरी बस्ती पर उनकी कड़ी नजर थी। महार भी परिस्थिति को समझ रहे थे। वो भी फूंक फूंक कर कदम उठा रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि उनसे कोई चूक हो जाए। किसी भी खेत खलियान में पांव नहीं धर रहे थे। बहुत सावधान थे। मगर उनके चारों ओर गांव वाले शिकंजा कसते जा रहे थे। माहौल ऐसा हो गया था कि मानो कोई भेड़िया झाड़ियों में छिपकर बैठा है और देख रहा है कि झुंड में से कोई मेमना अलग हो जाए और वो तुरंत उस पर झपट ले। सीमा के भीतर पैर रखते ही महारों पर वो लाठी बांधना शुरू कर देते थे। छेरी, बकरी, ढोर, डंगर जो भी सीमा के भीतर कदम रखता, उसे कांजी हाउस में ठूंस दिया जाता था। जुर्माना भर भर कर महार परेशान हो चुके थे। महारों और गांव वालों की दुश्मनी परवान चढ़ने लगी थी। घर और खेत के बीच महारों की गतिविधियां अब सिर्फ सरकारी सड़कों तक सीमित रह गई थीं। उनके मवेशी भूखों मरने लगे। उन्होंने बस्ती में बैठक की। हरीबा को बुलाया गया। गांव में प्रवेश बंदी से कैसे निपटा जाए, ये विचार करने लगे। सभी महार दुखी, चिंतित थे। वे हरीबा की बात सुनने के लिए आकुल हो उठे। केसु महार ने शुरुआत करते हुए पूछा, हरिदादा,
अब क्या किया जाए? गांव वालों ने बड़ी कड़ी हदबंदी कर दी है, जीना मुश्किल हो गया है। हरीबा ने धीरज के साथ पूछा, अगर कल से ही हम अपनी कावड़ लेकर गांव के मरे हुए ढोरों को उठाना शुरू कर दें तो हमारी हदबंदी तुरंत उठा ली जाएगी। तुम लोग क्या चाहते हो, बोलो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, बालू बोल पड़ा। आप जो निर्णय लेंगे वही हमें मान्य होगा। तो फिर सुनो, हरीबा ने कहना शुरू किया। एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। हवा ने तय किया कि उसे जड़ समेत उखाड़ दिया जाए। जोरदार आंधी तूफान शुरू हुआ। पेड़ ने तूफान का इरादा भांप लिया और समझ गया कि अब उसका जिंदा रहना मुश्किल है। उसने तुरंत अपनी सभी डालियों को फेंक दिया और ठूंठ बनकर खड़ा हो गया। हवा बहुत जोर से चलती रही मगर ठूंठ का वो कुछ न बिगाड़ सकी। तो हमें उस पेड़ की तरह करना होगा, हमें भी ठूंठ की तरह खड़े रहना होगा। तो क्या करना होगा बताइए ना, सबने पूछा। हरीबा ने कहा, 8 दिनों के भीतर अपनी अपनी तमाम भेड़ बकरियों और जानवरों को बेचकर उस पेड़ की तरह मुक्त हो जाओ, उस ठूंठ की तरह। ठीक है, बुधवार को बाजार जाकर बेच देंगे। सभी ने कबूला। तो हरीबा ने आगे कहा, मैं कल ही तहसील जाकर सरकार से मदद मांगता हूं। दूसरे दिन बहुत सुबह तड़के हरीबा तहसील के लिए चल पड़ा। जब वो घर से निकला था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, अभी धुंधल का भी नहीं हुआ था। पूरब की ओर हल्का प्रकाश महसूस हो रहा था। आकाश और क्षितिज के बीच उजाले की एक हल्की रेखा दिखाई देने लगी थी। बादलों में भयानक आकृतियां दिख रही थीं, वो धीरे धीरे एक दूसरे से टकरा रही थीं। सड़क के किनारे लगे पेड़ पर पंछी चहचहा रहे थे। हरीबा का दिल धड़क रहा था। वो सोचने लगा कि उसे इतनी जल्दी नहीं निकलना चाहिए था। वो आगे पीछे देखते हुए गांव के सीवान तक आ पहुंचा। दोनों तरफ पलाश के पेड़ों की कतारें थी। उस सीवान में पलाश के पेड़ों के झुंड थे। पार गांव की वो बंजर भूमि पलाश के कारण प्रसिद्ध थी। वो नजूल की जमीन थी। गुरब लोग दोने पत्तल बनाने के लिए उस भूमि को नीलामी में ले लेते थे। कई गुरब उस भूमि की बदौलत साहूकार बन गए। अब वहां कई बार खून खराबा भी हो जाता था। अनेक चोर छिपकर बैठते और यात्रियों को लूट लिया करते थे। कोई सुनवाई नहीं होती थी। हर एक 5 वर्षों में नीलामी होती थी। खूनी सीवान परसा का जंगल के नाम से जाना जाता था। गांव के जानवर वहां चरा करते थे। हरीबा को उस सीवान पर पहुंचते ही डर ने घेर लिया। थोड़ी दूर पर 2 आकृतियां दिखाई दे रही थीं। वो आपस में बातचीत करते हुए हरीबा के आगे आगे चल रहे थे। उन्हें देखते ही हरीबा की घिट्टी बंध गई। मगर उसी समय उन्होंने हरीबा को देखकर पुकारा, कौन है? मैं हरी हूं, हरी। तुम कौन हो? हम हैं। अरे आओ आओ। नारू गुरब हूं मैं। नारू की आवाज सुनते ही हरीबा के प्राण लौटे। वो तेज कदमों से बढ़ते बढ़ते उनके साथ चलने लगे। नारू और शंकर भी तहसील जा रहे थे। आज ही पार गांव के इस परसा जंगल की सरकारी नीलामी होने वाली थी। वो दोनों गुरब उसी नीलामी के लिए नकद लेकर जा रहे थे। 2 से 3 होने पर
उन्हें भी राहत महसूस हुई। लूट के डर के कारण वे गांव वालों और महारों के झगड़े को भूल गए। हालांकि इतनी सुबह हरीबा को देखकर उन्हें कुछ संदेह हुआ। साथ ही उसके तहसील जाने की बात सुनकर वो कुछ सोच में पड़ गए। तहसील पहुंचने के बाद गुरव नीलामी की जगह की ओर चले गए और पार गांव पर केस दायर करने के लिए हरीबा किसी अच्छे वकील को तलाशने लगा। वो एक ऐसा वकील चाहता था जो उनका पक्ष समझे तथा उनके बाल बच्चों पर लगाई गई हदबंदी को समाप्त कर दे। अब पूछताछ करते करते वो अंततः तहसीलदार की कचहरी के सामने आ पहुंचा। उसने देखा पार गांव के परसा जंगल की नीलामी उसी समय शुरू हो रही थी। अनेक गांव से सिर्फ गुरव लोग ही आए थे। कमर में खुशी हुई और रुपयों की थैली टटोलते हुए वो बोली लगाने के लिए तैयार थे। अब कौन कहां तक बोली को पहुंचा सकता है, इसका जायजा भी ले रहे थे। सरकारी बाबू लगाई गई बोली का आंकड़ा बार बार दोहरा रहा था। एक गुरव ने 105 रुपए तक बोली को पहुंचा दिया तो शेष लोग जरा ऐसे तिरछी निगाहों से एक दूसरे को देखते हुए हिम्मत बांध रहे थे। हरीबा भी भीड़ में खड़ा होकर ये देखने लगा। अचानक उसके दिमाग में यह विचार आया कि क्यों ना मैं ही इस नीलामी में बोली लगाकर परसा जंगल ले लूं। सरकारी बाबू थकी आवाज में दोहरा रहा था, 105 रुपए एक, 105, 210। अचानक आवाज आई। सभी गुरुओं ने पलट कर देखा। अनेक जोड़ी आंखें हरीबा को टटोल रही थीं। हरीबा द्वारा आंकड़े को दुगना कर दिए जाने के कारण सब आश्चर्यचकित थे। पार गांव के गुरव हतप्रभ होकर उसे देखते रह गए। पड़ोसी गांव का एक अमीर गुरव आगे आया। उसने शेखी से कहा, 300 रुपए। और हरीबा ने अंतिम गोला दागा, 500 रुपए। हरीबा की इस घोषणा से सभी की जलन और अकल पर मानो घड़ों पानी पड़ गया। नीलामी हरीबा के नाम घोषित हुई। हरी महार ने कमर में खुसे हुए 500 रुपए निकाल तत्काल जमा करा दिए। वो दिन महारों के लिए भाग्योदय का दिन था। उन्होंने अपने ढोर डंगर बेचने का इरादा छोड़ दिया। सबके बाल बच्चे अपनी अपनी छेरी बकरियों को परसा जंगल में चराने लगे। महारों के लिए घूमने फिरने की जगह भी हो गई। व्यंग में ढाक के 3 पात कहा जाता है, परंतु उसी ढाक या पलाश ने महारों का जीवन सुखी और निर्भय कर दिया था। यही नहीं, बल्कि समय का चक्का ऐसा घूमा कि वो उन्नति की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पलाश वाली बंजर भूमि पार गांव की बहुउपयोगी जमीन थी। आज तक गांव का तमाम ढोर डंगर वहीं जाकर चरा करता था। नीलामी में जिस गुरव को जमीन मिलती भी थी, वो सिर्फ पलाश के पत्तों में ही रुचि रखता था। जमीन पर उगने वाली हरी घास में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो गांव के ढोर डंगर को चरने से रोकते भी नहीं थे। जानवर पेट भरकर चरते रहते थे। मगर हरीबा ने नीलामी जीतकर समूची तस्वीर पलट दी थी। जंगल में आराम से चरने वाले जानवरों को और कहीं ठौर नहीं मिल पा रहा था। मौका मिलते ही वो जंगल में घुसकर चरने लगते। जैसे ही कोई जानवर घुसता, हरीबा उसे पकड़कर
कांजी हाउस में बंद कर देता। अभी तक जो दत्ता पाटिल महारों से जुर्माना वसूल किया करता था, अब गांव से जुर्माना वसूल करने के लिए बाध्य हो गया और 2 साल में ही गांव हैरान परेशान हो गया। एक दिन की बात है, सूरज सर पर चढ़ने लगा था। परसा जंगल में महारों के जानवर चल रहे थे। हरी महार लाठी लेकर पलाश की एक झाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। अचानक दत्ता पाटिल के 12 जानवर सिर उठाए जंगल में घुस गए और चरने लगे। पाटिल का चरवाहा जानवरों से काफी दूर खड़ा था। उन जानवरों को देखकर हरीबा खुशी से फूला न समाया। उन जानवरों का और उस घड़ी का हरीबा लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उन जानवरों को खदेड़ते हुए पुलिस चौकी जा पहुंचा और उसने पाटिल से कहा, पाटिल, कांजी हाउस की चाबी दो। क्यों, किस लिए? पाटिल ने चौंक कर कहा, आपके ढोर डंगर बंद करने हैं। हरीबा ने कहा। पाटिल बड़ी बुरी तरह से चमक गया। उसने अपने गोठान में जाकर जानवरों की गिनती की। उसका चेहरा बुरी तरह से उतर गया। सारे बाजार के लोग इकट्ठा हो गए। जिन जिन गांव वालों ने अभी तक जुर्माना भरा था वो भी पहुंच गए। गरीबों मजलूमों की चौकी में भीड़ लग गई और उस भीड़ में हरी महार अकेला खड़ा था। पाटिल बोल पड़ा, ये क्या हो रहा है हरीबा? आपने जो किया वही कर रहा हूं मैं, हरीबा ने जवाब दिया। पूरे गांव का नुकसान हो रहा है। इस झगड़े में सरकारी खजाना ही भर रहा है। क्या ये तुम्हें नहीं दिख रहा? पाटिल ने ठंडी आवाज में कहा। उतनी ही ठंडी आवाज में हरीबा ने भी कहा, अपने घर के बर्तन भांडे बेचकर महार जुर्माना भरते रहे हैं पाटिल। हाँ, मैं जानता हूं, पाटिल ने कहा, मगर गांव के बिना महारों की बस्ती शोभा नहीं देती और महारों की बस्ती के बिना गांव नहीं जचता। ये गांव की जमीन सभी की है। सबको एक माता की संतानों की तरह रहना चाहिए। क्या यह संभव है? हरीबा ने दुखी आवाज में पूछा। अगर ये सच होता तो गांव हमें अपने जाल में क्यों फंसा था? अरे चलो, अब वो जाल हम खुद ही काट देते हैं, पाटिल ने कहा। अब भविष्य में हम सही बर्ताव करेंगे। सही बर्ताव मतलब? बीच में ही हरीबा ने टोकते हुए पूछा। पाटिल ने कहा, अरे बाबा, इंसान की तरह, इंसान की तरह। ये सुनते ही हरीबा ने एक लंबी सांस ली। क्या जाने कितने दिनों से उसकी ये सांस अटकी पड़ी थी। देखा आपने अण्णा भाऊ साठे का अंदाज, कितनी सरल भाषा में, कितने सरल तरीके से एक छोटी सी कहानी जाल के जरिए कितनी बड़ी बात कह गए। अण्णा भाऊ साठे को कोटि कोटि प्रणाम।